प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन पढ़ी। शांत होकर के सुनो। और हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट को समझा कि जब भी किसी सेल में एंडोस्मोसिस का फीचर होता है, कौन सा? तो एक प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर का इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, दैट इज नोन एज। याद रखना, पानी अंदर गया है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? अगर आपको याद होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की रेस्पेक्ट में चीजें कहां से कहां मूव कर रही हैं, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई। तो यहां कुछ 3 प्रेशर मिल रहे हैं। एक कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक कौन? टर्गर प्रेशर। तो याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर मैं बता दूं, वो कॉन्सेप्ट ना देने के बावजूद भी लगभग हर साल उससे एक क्वेश्चन आता है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्शन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसे हम लोग डीपीडी के नाम से जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए प्लीज नोट इट डाउन। डीपीडी, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर के कॉन्सेप्ट में एक लॉ लगता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। यस, यस, नो अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ? It is a every action है equal। वैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ करके बहुत सारे लोगों को थप्पड़ मारता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। पूछूं? अच्छा बताओ, जो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा वो एक्शन है कि रिएक्शन है? एक्शन है। तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पक्का? आइए आइए। यस यू। हाँ, बस एक ही आदमी को बुला रहा हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे आ जाओ बेटा। ना के नहीं आए? ना के नहीं आए? ब्रश भी नहीं किया बेटा? ये पुराने साल 2020 में सारी बुरी आदतें त्याग दो। अरे नहीं, देखो 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 बेटा, ये रहा एक्शन। तो भाई अगर मैंने इसको एक्शन मारा तो इसकी सर ने मेरे को क्या मारा? रिएक्शन। बात बराबर। इस दुनिया में अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लोग मान लें तो लड़ाई झगड़े खत्म, क्योंकि जितना हम तुमको देंगे तुमने हमारे हाथ को मार दिया। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन कह गए तो सही होगा। ए कोरोना और सैनिटाइजर नहा के नहीं आया, सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। बटवा दो। देखो वो मेरी इंसल्ट कर रहा कि सर के हाथ का इंफेक्शन उसके बाल में आ गया। आइटम आदमी बाल कटवा नहीं सकते, हाथ नहीं कटवा सकते। हाँ, उसने सही किया कि अपने टीचर का इंसल्ट किया, क्योंकि टीचर ने उसका इंसल्ट किया। गुड। एवरी एक्शन है एक तो। लाओ भैया, फेंको फेंको, ला इधर लाओ, हमको दो, हम कैच कर लेंगे। नहा ले? कौन कह रहा नहा ले? खड़े भैया, खड़े बेटा। हम क्या करें, नहाए हुए नहीं लगते, नहा के आते हैं, उससे नहा ले। देखो
कई बार क्या होता है, सेफ्टी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उससे मुझे कोरोना हो जाएगा, कि इनसे मुझे कोरोना हो जाएगा, बट बी सेफ। आपको मालूम है मेरठ में 2 केस मिल गए, दैट इज न्यू वेरिएंट। और कई बार लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो उनको इन्फेक्ट नहीं होगा, लेकिन उनका इन्फेक्शन आपको हो सकता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है। उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा का है क्योंकि 2-3 दिन से रोज मुर्गा तोड़ रहे हो, तो प्रोटीन अच्छी, बैठ जाओ बेटा, बैठ, कोई बात नहीं, इंसल्ट किया करो। ओके, सो देयर इज अ प्रेशर और सक्शन प्रेशर। तो कई बार हम लोग एक्शन रिएक्शन को गलत समझते हैं, जैसे इस केस में एक्शन रिएक्शन आपने गलत समझा। इट इज नॉट एक्शन। जो मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूं, इट इज नॉट एक्शन, इट इज अप्लाइड फोर्स। क्या? अप्लाइड फोर्स। फिर से बोलो, अप्लाइड फोर्स। तो जब आप इसे एक्शन बोलते हो तो आपको एक्शन एंड रिएक्शन एक्चुअली मालूम ही नहीं। तो जब मैंने उसे थप्पड़ मारा, इट वॉज द अप्लाइड फोर्स। बोलो, अप्लाइड फोर्स का एक हिस्सा। क्या? A part of the applied force, it will change into action, and that have equal and opposite reaction. तो जो आपको पड़ा है वो क्या है? अप्लाइड फोर्स। और जो आपने मारा है हाथ को वो क्या है? रिएक्शन। नहीं आया। फिर से पता नहीं फिजिक्स में क्या समझते होगे तुम जब तुम ये हालत कर रहे हो। अगर मैंने यहां पर F लगाया है, व्हाट इट इज F? इट इज अप्लाइड फोर्स। और इसका एक पार्ट इट विल बिहेव एक्शन एंड दैट हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये 2 मास सिस्टम में ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है। अगर आप 2 मास का सिस्टम ले लो, M1 और M2, ध्यान से देखना, बहुत सही समझ में आएगा। ये दोनों आपस में जुड़े, मैंने अलग कर दिया, लेकिन इसे जुड़ा हुआ मान के चलिए कि दोनों आपस में जुड़े हुए। तो अगर मैंने यहां पर फोर्स लगाया, इट इज नोन एज अप्लाइड फोर्स का एक हिस्सा एक्शन और उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो थप्पड़ मारा गया दैट वाज, और अप्लाइड फोर्स का पार्ट है एक्शन। तो आप ये मान के चलो एक्शन विल बी स्मॉलर देन अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, सो रिएक्शन विल बी स्मॉलर देन अप्लाइड फोर्स। तो जो इसको मैंने मारा है वो क्या है, और जो इसने मुझे मारा वो, एंड रिएक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन। इसका मतलब चोट इसको ज्यादा लगी, मुझे कम। तो पहले तो एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको गड़बड़ था, वो बताने के लिए मैंने आपको बुलाया। अब तुमको अगर एक्शन और रिएक्शन देखने तो तुम्हें अप्लाइड फोर्स मालूम होना चाहिए, एक्शन मालूम होना चाहिए, रिएक्शन मालूम होना चाहिए। 2 बॉडी में क्लियर रहता, 1 बॉडी में भी हो सकता है। जो मैंने मारा वो क्या था? अप्लाइड फोर्स। उसका एक पार्ट जो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसका पार्ट है, तो दिखाई क्या पड़ेगा, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर, किसके बराबर होगा? एक्शन, और एक्शन इज स्मॉलर देन, तो रिएक्शन इज स्मॉलर देन। यू गॉट माय पॉइंट? इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपनी सेल में लगा रहे हैं। ऑल्दो वो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कोशिका में बहुत सारे सॉल्यूट थे। इस सॉल्यूट की वजह से यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर इंडो ऑस्मोसिस करने लगा। पानी अंदर आने की वजह थी दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? So take osmotic pressure as applied force. So अगर मैं फोर्स की जगह पर ऑस्मोटिक प्रेशर रखूं तो तुम मान लेना, यानी इस नेट ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज की वजह से पानी अंदर आना चालू हो। और जैसे जैसे पानी अंदर चालू होने लगा तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अप्लाइड फोर्स का एक पोर्शन क्या बदलने लगा? टर्गर प्रेशर। फिर से बोलो, सो टेक टर्गर प्रेशर एज अ एक्शन। बोलो क्या? और उसका एक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगने लगा, वॉल प्रेशर। तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अप्लाइड फोर्स। फिर से बोलो, व्हाट इज टर्गर प्रेशर? इट बिहेव लाइक एक्शन। व्हाट इज वॉल प्रेशर? पक्का? अब वंस अगेन जरा 2 मास सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। अब की बार बता दीजिएगा, लेट्स सपोज इट इज M1, इट इज M2,
और मैंने यहाँ पर लगाया F। व्हाट इज F? यहाँ पर क्या लगा होगा? X और यहाँ पर रिएक्शन। तो इस दो मास सिस्टम में नेट फोर्स क्या लगा होगा? F माइनस R इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। कुछ लोग कहेंगे मुझसे सर आप गलत हो। क्यों? क्योंकि F का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन किसका है? रिएक्शन का। तो F और माइनस R कर दिया। सर आपको करना चाहिए था F प्लस A, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है, माइनस R, फिर ये खत्म हो जाता है, F बराबर A हो जाता है। पर याद रखना A itself is the part of F, तो उसे जोड़ने की जरूरत नहीं। तो उसमें क्या घटाओगे? R। तो नेट फोर्स क्या होगा? F माइनस R इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। मैं पहले से सॉरी बोलते हुए पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि फिजिक्स के लोग गुस्सा भी हो सकते हैं कि तुम कहाँ की चीज कहाँ लगा रहे हो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैकेनिक्स की चीज तुमने फ्लूइड में लगा दी। लेकिन भाई साहब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम करेक्ट बैठ। पानी किसकी वजह से अंदर आ रहा है? ऑस्मोटिक। और ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा बताओ बेटा यहाँ पर होगा, डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना पानी आएगा। और पानी जितना आना लगेगा, बताइए, टर्गर प्रेशर बढ़ने लगेगा। और टर्गर प्रेशर जितना बढ़ेगा, सो टर्गर प्रेशर इज द पार्ट ऑफ। याद रखना। कैसे? ये कैसे प्रूव करोगे? देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्शन इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो मैं पूछ रहा हूँ टर्गर प्रेशर इज द पार्ट ऑफ ऑस्मोटिक। कैसे? मैं देखो यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। कैसा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने का मतलब है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। पानी आने लगा, यही देखना, पानी आने लगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होने की डाइल्यूट। इसका मतलब क्या कम होने लगा? ऑस्मोटिक। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगा उतना ही टर्गर प्रेशर बढ़ने लगा। So we can say the turgor pressure is the part of. So osmotic pressure will behave like applied force. Turgor pressure will behave like action. Wall pressure will behave like। तो मैं पूछूं कि इस सेल में कौन कौन से प्रेशर हैं जो बेटा पानी को बुला रहे हैं? पहले बोलो। तो कौन भगा रहा है? तो टर्गर प्रेशर भी तो बुला रहा है। नहीं, टर्गर प्रेशर इज द पार्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं बोलूं नेट प्रेशर जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है वो कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। थैंक यू वेरी मच। OP माइनस WP। यस और नो? एंड दिस नेट प्रेशर इज नोन एज सक्शन प्रेशर SP। OP माइनस WP, इसी को हम लोग बोलते हैं DPD। व्हाट इज DPD? DPD इज इक्वल टू OP माइनस WP। सर नहीं आया, फिर से बताओ। यस, मैंने रूल पढ़ाया न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर जो मैंने थप्पड़ मारा इट वाज एक्शन और अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का एक हिस्सा इट विल चेंज इनटू एक्शन दैट हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पक्का? अब मैं बोलूं कि नेट फोर्स बताइए तो आप क्या बोलोगे? F प्लस A माइनस R। Why not plus A? A it itself is the part of F, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो F माइनस R will be the net force that will be equal to M1 plus M2 into A। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा तो यहाँ भी लगेगा। यस, OP का डिफरेंस जो है वो एक्चुअली क्या बना रहा है? अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी आने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। और जैसे जैसे पानी आता जाएगा डाइल्यूट की कंसंट्रेशन डाइल्यूट, और डाइल्यूट होने लगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगा तो क्या बढ़ने लगा होगा? टर्गर। तो जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा टर्गर। तो टर्गर प्रेशर इज द पार्ट ऑफ। तो ये कैसे बिहेव करेगा? अप्लाइड फोर्स, और ये X है और इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पानी बुलाएगा कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। भगाएगा कौन? तो नेट प्रेशर F माइनस R, यहाँ पर OP माइनस WP। दिस नेट प्रेशर इज नोन एज सक्शन प्रेशर, ऑल्सो नोन एज DPD। सो व्हाट इज DPD?
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर से बड़े बड़े अक्षरों में कि कोई पूछे व्हाट इज डीपीडी, इट इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ओपी का फुल फॉर्म बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर, डब्ल्यूपी का फुल फॉर्म। और याद रखना WP इज इक्वल एंड अपोजिट टू टर्गर प्रेशर। बोलो क्या? तो अगर मैं WP को पॉजिटिव लूं तो फिर टर्गर प्रेशर को क्या लूं? निगेटिव। और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। तो बोलते हैं कि निगेटिव साइन बना रहने दो, निगेटिव साइन, बट टर्गर प्रेशर और वार प्रेशर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर मुझे डीपीडी का दूसरा फॉर्मूला लिखना हो तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो कुछ लोग मुझे बहुत गुस्से भरी नजर से देखते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अगर ओपी माइनस टीपी हो जाएगा तो टीपी तो इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ ओपी, पर मैं कहूंगा मैं टीपी को उसके साइन के साथ रखता तो यहाँ क्या आ जाता? प्लस। तो मैं टीपी क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं डब्ल्यूपी का मैग्नीट्यूड और टर्गर प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इक्वल। तो मैंने साइन नहीं बदला और क्या रख दिया? टीपी। तो इस समय पर जो टीपी होगा वो एक्चुअली क्या होगा? डब्ल्यूपी, क्योंकि मैंने क्या नहीं लिया? साइन। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अभी भी नहीं आया? आया? बताओ मैंने किस रूल से आगे बढ़ा था? मैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने की वजह से मैंने इसको बताने की कोशिश की कि विच वन इज अप्लाइड फोर्स, विच वन इज टर्गर प्रेशर, विच वन इज वॉल प्रेशर। बताओ ओपी विल बिहेव लाइक अप्लाइड फोर्स, टर्गर प्रेशर विल बिहेव लाइक एक्शन, और बताओ वॉल प्रेशर विल रिएक्शन। तो मैंने कल ही पढ़ा दिया था ऑस्मोसिस होने पर ऑस्मोटिक प्रेशर घटने लगता है, और जितना ऑस्मोटिक प्रेशर घटने लगेगा वॉल प्रेशर उतना बढ़ने लगेगा, और वॉल प्रेशर जितना बढ़ेगा उसका इक्वल टर्गर प्रेशर उतना बढ़ने लगेगा, और टर्गर प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल प्रेशर उतना इक्वल है अपोजिट होने लगेगा। तो बताइए नेट प्रेशर क्या होगा? अप्लाइड फोर्स माइनस रिएक्शन। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज रिएक्शन? WP and OP minus WP. Yes or no? And DPD is equal to OP minus WP. अब ध्यान सुनना, OP is a positive pressure. शायद डेफिनेशन लोग भूल गए हैं। What is osmotic pressure? It is a positive pressure applied upon solution to check the process of osmosis. And WP is negative pressure. बोलो कौन? और osmotic pressure is always greater than WP because it is a applied force. It is a and it is a reaction. तो positivity is always greater than negativity. तो DPD की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? सर फिर से yes, OP is behave like भैया बोलो, and WP is reaction, और applied force का पार्ट क्या होता है? एक्शन। तो एक्शन इज स्मॉलर देन अप्लाइड फोर्स, और एक्शन एंड रिएक्शन बराबर, तो रिएक्शन भी स्मॉलर देन अप्लाइड फोर्स। तो ओपी बिहेव लाइक अप्लाइड फोर्स, डब्ल्यूपी रिएक्शन, तो रिएक्शन इज ऑलवेज लेसर देन। इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? ओपी। ओपी है पॉजिटिव तो डीपीडी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बताओ डीपीडी की जो स्केल होगी वो नेगेटिव पॉजिटिव होगी। एंड ऑल आर दीज थिंग इन द प्रेशर। किसमें? ओपी इज प्रेशर, टर्गर इज प्रेशर, तो डीपीडी की यूनिट भी क्या होगी? प्रेशर, और इससे हम लोग नापेंगे पास्कल। और अब एक रहस्य के उद्घाटन का समय आ गया है, और वो रहस्य का उद्घाटन मैं आपके सामने कर रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आया है तो, और नहीं समझ में आया तो तुम लोग बिल्कुल परेशानी हो जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है करना है यहीं के बाद से। संभाले, आगे बढ़े, चलो भाई
अब अगर तुम इस फार्मूले को इस फार्मूले के साथ रिलेट करो, चलो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई टी, कुछ याद आया? व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। आज मैं इसको डीपीडी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? डीपीडी इज इक्वल्स टू ओ पी माइनस डब्ल्यू टी। यकीन मानिए दोनों एक ही बातें हैं। अरे ऐसा कैसे सर एक ही बातें हैं? दोनों अलग अलग बातें। देखो साई एस किससे पैदा होता था? सॉल्यूट से। फिर से बोलो। और कल दिन भर मैंने यही प्रूव किया, ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एन बाई वी, वेयर इज एन इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट। नहीं आया? इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी किससे आता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट से आने वाला प्रेशर इज, और सॉल्यूट से बनने वाला पोटेंशियल इज सॉल्यूट। इसका मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर एक ही बात है, बस अंतर ये है कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो था ये पॉजिटिव था कि निगेटिव, और इट इज पॉजिटिव। डेफिनेशन, इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड अपॉन सॉल्यूशन टू चेक द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो भाइयों बहनों, अगर तुम्हें कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि सॉल्यूट पोटेंशियल -20 बार है, बिंदास होकर लिखना ऑस्मोटिक प्रेशर +20 बार। यस और नो? जस्ट बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड विद द साइज, इसकी यूनिट प्रेशर की है, तो हमें भी इसकी यूनिट क्या लेनी पड़ेगी? इन आ रही है? ध्यान से सुनो। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट। साइज किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट। एक फ्री एनर्जी की कमी है और एक प्रेशर है, दोनों बेटा सॉल्यूट से हैं और दोनों की यूनिट एक ही है। ये जितना फ्री एनर्जी कम करेगा ये प्रेशर उतना बढ़ाएगा। यस और नो? सॉल्यूट डालने पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूट डालने पर साइज कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जितना साइज कम होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। एंड नाउ ये कौन नहीं जानता कि साई पी इज अ एक्स्ट्रा प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट अपीयर ड्यू टू। तो जितना वॉल प्रेशर होगा उतना ही ये होगा। यस और नो? एंड दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। एंड दिस इज नेगेटिव। यस और नो? इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था? नेगेटिव। नेगेटिव। और इन दोनों का पॉजिटिव। तो अगर कोई तुम्हें बोले वाटर पोटेंशियल -10 है, तो बताओ व्हाट विल बी द डीपी? नहीं आया? तो बताओ डीपीडी और वाटर पोटेंशियल दोनों अलग अलग है कि सेम है? एक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, किसका कॉन्सेप्ट है? प्रेशर। और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। और याद करो वाटर पोटेंशियल पढ़ाते वक्त मैंने कहा था आज 3 बातें लर्न कर लो, कल मैं प्रूव कर दूंगा। वही कल है आज। मैंने बोला था इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी बट हैव द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसको किसके साथ रिलेट करना है? डीपीडी। एंड डीपीडी हैव द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द यूनिट ऑफ प्रेशर फॉर साई डब्ल्यू। नहीं आया? आया? तो बताओ साई डब्ल्यू और डीपीडी अलग अलग बात? एक ही बात। एक ही बात। अगर आपके सामने 2 स्केल मिल जाएं, इधर देख लो, इधर देख लो, ये रहा पॉजिटिव स्केल और ये रहा निगेटिव स्केल। तो अगर आपके सामने एक ग्राफ ऐसा चल जाए तो बताओ ये वाला ग्राफ किसका है? डीपीडी। और ये वाला वाटर। तो अगर ये +10 है तो ये क्या होगा? माइनस। तो अगर डीपीडी +10 है तो बेटा वाटर पोटेंशियल माइनस। तो बताओ डीपीडी और वाटर पोटेंशियल दोनों अलग अलग किससे हैं? बताओ सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एंड दैट्स व्हाई सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग आजकल ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल। Then what is osmotic potential and what is osmotic pressure? Which one is positive? Which one is negative? और तुम्हें लगता होगा सुनील सर ने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाया। लाओ एनसीईआरटी
पेज नंबर 181, पेज नंबर 181, प्लाज्मोलिसिस के ऊपर का पैराग्राफ मेरे साथ सारे लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकली मिला, और प्लाज्मोलिसिस के ठीक ऊपर की 5 लाइनें, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर देखो, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल? psi s, but the sign is opposite. Sign is osmotic pressure is positive pressure applied while osmotic potential is negative। इस एक लाइन को समझाने के लिए मैं 3 दिन से बेचैन था, 3 दिन से मैं डेरिवेशन कर रहा था, और आज डेराइव करके प्रूव कर दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल एक ही बात है। एक कैसा है? पॉजिटिव, और एक नेगेटिव। कौन पॉजिटिव? ऑस्मोटिक प्रेशर, और कौन नेगेटिव? तुम कहोगे सर ऐसा कैसे? क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल किससे आता है? सॉल्यूट से। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सॉल्यूट से। ये फ्री एनर्जी का कम होना है, ये प्रेशर का बढ़ना है। तो जितनी फ्री एनर्जी कम हो रही उतना प्रेशर बढ़ेगा सॉल्यूशन में। किसमें? सॉल्यूशन। और साई पी एक्स्ट्रा प्रेशर के द्वारा पैदा हुआ पोटेंशियल है, और ये हर सेल में उसी में होगा जिसमें क्या होगा? वॉल प्रेशर। और वॉल प्रेशर उसी सेल में होगा जिसमें क्या होगा? टर्गर। कल 3 सेल पढ़ाई थी, तीनों सेल में टर्गर प्रेशर नहीं था, टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर था, और इसीलिए वहां पर क्या था? वॉल। तो वॉल प्रेशर से पैदा होने वाली चीज वॉल प्रेशर के बराबर ही होगी। ये क्या है? पॉजिटिव। ये फ्री एनर्जी को बढ़ाता है, ये प्रेशर को घटाता। तो ये होगा नेगेटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0, बोलो क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू 0। इसीलिए डीपीडी का ग्राफ 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्राफ 0, सॉरी वाटर पोटेंशियल का ग्राफ 0 पे खत्म होगा, और इसका ग्राफ 0 से शुरू होगा। किसका? तो बताओ, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव? तो बताओ, मिनिमम इज डीपीडी, ये वाला किसका कब होगा? डीपीडी, और ये वाटर पोटेंशियल। तो 0 पर मैक्स, सॉरी 0 का ये ग्राफ ही गड़बड़ है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द ग्राफ। 0 पर मैक्सिमम किसकी वैल्यू है? वाटर पोटेंशियल। आई एम सॉरी, ग्राफ गड़बड़। वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0। ओके, नाउ द ग्राफ विल बी दिस। आई एम वेरी मच सॉरी, मैंने ग्राफ गलत बनाया, याद रखना। ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 है वो कौन है? डीपीडी। तो बताओ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी, और बेटा ये कौन है? वाटर पोटेंशियल। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 0, और मिनिमम वैल्यू तो जितना सॉल्यूट मिलाते जाओ उतनी वैल्यू होती जाएगी। यस और नो? एंड दिस शुड बी द ग्राफ। सर नहीं आया। अगर मैं कहीं बोलूं -20 वाटर पोटेंशियल है तो डीपीडी कितना होगा? अगर मैं बोलूं कि साई पी +5 है तो बताओ डब्ल्यू क्या होगा? -5। इन सब की यूनिट किसमें है? प्रेशर। और इनको रिलेट कर रहे हैं हम लोग फ्री एनर्जी, इसलिए फ्री एनर्जी की भी यूनिट क्या लेनी पड़ेगी? प्रेशर। एंड दैट्स व्हाई वाटर पोटेंशियल हैव द यूनिट ऑफ पास्कल। याद रहेगा। और मैंने लिखा था कि फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी इसकी यूनिट किसकी है? हल्के में मत लेना इस कॉन्सेप्ट को, एग्जैक्ट है, एकदम सही है, जिसमें एनसीईआरटी ने केवल इसी पे फोकस किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये हर बार होगा नहीं, और अगर हर बार नहीं होगा तो साई एस इज इक्वल्स टू साई डब्ल्यू, ओपी इज इक्वल्स टू डीपी। कब? जब सेल टर्जिड। तो अगर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये अगर इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर।
यस और नो? इसका मतलब साई डब्ल्यू और डीपीडी इक्वल, इट इज नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और इट इज वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू और डीपीडी की मिनिमम वैल्यू 0। ये 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और ये 0 से नहीं आया। दोनों का स्केल ऑलमोस्ट सेम। कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, सबको आ रहा है? कितने लोगों को नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है। ओके, हटा दे। अभी सुनो क्या हुआ, किसको नहीं आया? यस प्लीज, किसको समझ में नहीं आया? डरो मत बेटा, मैं मारूंगा नहीं बेटा, मैं गंदा आदमी हूँ। बताओ किसको नहीं आया? सबको आया, सबको आया। अब मैं क्या करूं? जो लोग अपने बारे में ही चिंतित नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं कत्ता पढ़ाता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ भूखे हो क्या, खाना खाया है कि नहीं खाया? अब वो लोग सर भूखे नहीं, खा चुके हैं, तो मुंह में थोड़ी ना ठेल देंगे तुम्हें, गिल्लो खा ही लो, पागल हो। अरे किसको नहीं आया? प्रेम से पूछो तो नहीं बताते, डांट के पूछो तो नहीं बताते, और बाद में बगल वाले से पूछते हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा था। ठीक है भाई। काइनेट, तुम लोग को डिफ्यूजन के बारे में याद है? डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस इन विच थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। सौरभ बाबू बहुत दिन बाद आए, बताओ कौन कौन सी 5 बातें जिस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी। ये 5 में नहीं थी, ये 7 में। 5 याद है? बोलो। कंसंट्रेशन, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। मैंने बोला था थिंग्स विल मूव फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर। फिर से बोलो। हाई डिफ्यूजन प्रेशर से चीजें कहां जाती हैं? लो डिफ्यूजन प्रेशर। हल्के में मत लो चीजों को। मैं केवल तुमसे बेग कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। सो डिफ्यूजन प्रेशर इज डीपी। व्हाट्सएप मत देखने लगना कि सर डीपी क्या है, बताते हैं सर क्या है। व्हाट इज डीपी? डिफ्यूजन प्रेशर। तो चीजें कहां से कहां मूव करेंगी? हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। अब इधर ध्यान दो, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। ए सिस्टम का डिफ्यूजन प्रेशर 100 यूनिट है, बी सिस्टम का डिफ्यूजन प्रेशर भी 100 यूनिट है। नेट मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि चीजें कहां से कहां मूव करती हैं। ये हायर और ये लोअर, ये 100 बड़ा वाला, ये 100 छोटा वाला, दोनों बराबर है। नेट मूवमेंट 0। ये भी डिफ्यूजन प्रेशर है भाई साहब, ये भी डिफ्यूजन प्रेशर ही है। अब इस डिफ्यूजन प्रेशर में कर दी कमी। क्या कर दी? कमी मतलब डेफिशिएंसी। 100 में मैंने 20 की कमी कर दी, -20, तो 100 में घटा 20, बचा 90, 85। 80 इज नेट डीपी, 80 इज नेट डीपी। पक्का? अब मैंने 100 में कमी कर दी 30 की डेफिशिएंसी। बेटा बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं और फिर भी तुम लोग गड़बड़ करोगे। डेफिशिएंसी कर दी मैंने 30 की, तो 100 में गया 30, बचा 60, 70। थैंक यू वेरी मच, 70 यूनिट। अब बताओ इस डेफिशिएंसी करने पर सिस्टम वही रहा कि बदल गया? अब इसका नेट प्रेशर 80, इसका 70। तो बताओ चीजें कहां से कहां मूव करती हैं? 80 से 70, क्योंकि रूल है हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन। फिर मैंने कहा चश्मा बदलो। अब मैं बदलता हूं चश्मा।
सर ये डेफिशिएंसी है, लेकिन किसमें है? डिफ्यूजन प्रेशर में। तो सर वो भी लिख दो, लिख दे रहा हूं। इट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, ऑल्सो नोन एज डीपीडी। व्हाट इज डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। बताइए डीपीडी कितना है? -20। ये डेफिशिएंसी कितनी है? -20। तो ये भी है डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिशिएंसी कितनी? डेफिशिएंसी सुनो, डिफ्यूजन में डिफिशिएंसी कम तो नेट ज्यादा, और डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी ज्यादा तो नेट। तो जो चीजें हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन चल रही थी वो ठीक है, लेकिन डेफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में 20 और 30, यहां पर कितने की डेफिशिएंसी? 30, और यहां पर 20। तो बताओ इट इज फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, यस और नो? तो थिंग्स विल मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। पल्ले नहीं पड़ा। अगर डेफिशिएंसी कम तो नेट ज्यादा, डेफिशिएंसी ज्यादा तो नेट कम। तो अगर डीपीडी हुआ लो, व्हाट इज डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी हुई कम तो नेट। तो अपने आप लो डीपीडी का मतलब हाई डिफ्यूजन प्रेशर, और हाई डीपीडी का मतलब लो डिफ्यूजन प्रेशर। और चीजें कहां से कहां मूव करती हैं? हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। तो उल्टा भी बोल सकते हैं, द थिंग्स विल मूव लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो बड़ा बड़ा लिख लो, द वाटर और द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। हल्के में चीजें मत लेना, मैं बोल रहा हूं वाटर पोटेंशियल और डीपीडी हर एक चीज में उल्टा दिखेंगे। बताओ चीजें कहां से कहां मूव करती थी? हाई वाटर पोटेंशियल से लो, और वाटर पोटेंशियल और डीपीडी ऑलमोस्ट एक ही हैं, बस साइन डिफर है। तो बताओ डीपीडी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? लो डीपीडी से हाई डीपीडी। अब कुछ लोगों की बत्ती अब जलेगी जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, तब उन्हें लगेगा आइला क्यों नहीं समझा। फिर वो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि भी जानते हैं डांट देगा, ये चिल्ला रहा था बार बार पढ़ दो पढ़ दो। फिर उनको जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हटाए इसे? नहीं सर। हाँ रुक जाइए, रुक गए, ले बेटा एक चीज की इंफॉर्मेशन दे दो। देखो गलत भटकाना मत मुझे, गलत इसलिए नहीं भटकाना कि कोर्स पीछे, भटकाओगे तो नहीं। क्या शाम को डीजे का इतना शोर हो सकता है कि हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाए? ऐसा तो नहीं है ना? यहाँ कहीं आसपास डीजे तो नहीं बजते? 6 से 8 की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रात में कितने बजे? बस ठीक है, मतलब 8 बजे तक सेफ है? ठीक, आप पढ़ाओ 10 से 4 सुबह तक, और 10 से 4 बजे तक तुम लोग डांस वांस करते हो? तो मतलब तुम लोग परसों नहीं आओ? तुम आओ चाहे ना, हम पढ़ाएंगे। हमारा कोर्स हो रहा है पीछे, क्लास में भी आओगे? मतलब आओगे तो मतलब डीजे बजाते हुए दिमाग में? हाँ भाइयों बहनों हटा दो मैं से। हाँ अब बताओ, बोर्ड में कुछ नहीं, अब क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। चीजें कहां से कहां मूव करती है? हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, लेकिन लो डीपीडी से हाई डीपीडी। और वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। 3 सेल है, एक सेल का नाम है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। और वो देंगे ओपी यहां पर है 5 और सर टीपी यहां पर है 3। यहां पर ओपी है सर 7 और सर डब्ल्यूपी है 6।
सर यहां पर ओपी है सर 8 और टीपी भी है 8। अब बताओ सर चीजें कहां से कहां मूव करेंगी। अब लोग दिमाग खराब। दिमाग क्यों खराब? क्योंकि आपको लगेगा यहां ओपी सबसे ज्यादा। पानी ओपी की वजह से मूव नहीं करता। किसकी वजह से? डीपीडी। बताओ यहां पर डीपीडी निकालोगे? निकालो डीपीडी। ओपी माइनस टीपी इज इक्वल्स टू डीपीडी। यस और नो? बताओ ओपी के बराबर 2। तो बताओ यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3, कितना? 2। इसका डीपीडी कितना हो गया? अच्छा अब इसका निकालो। 7 माइनस 6 कितना? 1। और इसका 0। सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो चीजें C से B, B से A, C से A। नहीं आया? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई। इस तरीके से क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आते हैं तो तुम्हें लगता है कैसे सॉल्व होंगे, चीजें कहां से कहां मूव करेंगी? लो डीपीडी से हाई। हटा दें? चलिए चीजें कहां से कहां मूव करती हैं? लो डीपीडी टू हाई। डीपीडी को कैसे डिराइव किया था, याद आया? एक्शन और रिएक्शन। अप्लाइड फोर्स ओपी, रिएक्शन इज डब्ल्यूपी। तो व्हाट इज डीपीडी? ओपी माइनस डब्ल्यूपी, आल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर। फिर मैंने डीपीडी को किससे रिलेट किया? वाटर पोटेंशियल। मैं इन्हीं सेल्स में पूछूं ए सेल का वाटर पोटेंशियल, सेल ए का वाटर पोटेंशियल -2, बी का और सी का 0। पक्का? तो इसका मतलब है जो कुछ भी है उसके साइन बदल दो, डीपीडी पॉजिटिव और वाटर पोटेंशियल। आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो मैं इसे बाय बाय करता हूं। आपको काफी कुछ आ चुका है, ऐसा भी जो एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो अब आप ये मत कहिएगा कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ाते, जो जरूरत होती है वो पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के बाहर ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे 2-3 साल से क्वेश्चन आ गए। बस आखिरी बार कह दो चीजें कहां से कहां मूव करेंगी? लो डीपीडी टू। भाइयों बहनों, मैंने तुमसे कहा था कि 4 प्रकार के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पढ़ाऊंगा। एक था डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज 5वां और बचता है, इट इज इम्बिबिशन। It is a type of diffuser. बातें चालू बेटा, मत करो। आज आप लोगों से एक बच्चा मिलने आया होगा, नाम होगा रितेश अग्रवाल, याद है? मिला आपसे? बिल्कुल आपकी तरह ही मैं उसको भी डांटता रहा पूरी साल, बातें कम, बातें ये। और फिर मैंने आज रितेश से सामने से पूछा, रितेश ये बताओ क्या मैंने पहले दिन जब तुम्हें पढ़ाया भी नहीं था तब बता दिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बोला हाँ सर। तो मुझे पहले दिन से मालूम था कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। और ये सत्य है, कोचिंग एंड टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, तुम अपनी जिम्मेदारी समझना चालू करो, वरना ज्यादातर टीचर आपको ये कहेंगे कि मैं पढ़ाऊंगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं होगा। हम आपको मोटिवेटेड कंडीशन में और एक डायरेक्शन में बनाए रखते हैं ताकि आपकी एनर्जी एक प्रॉपर चैनल में चलती रहे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए तो आप मुझे दोष मत दीजिए। और वो लड़का आप जैसे ही था, 6 महीने पहले ऐसी कुर्सियों में बैठता था, आज यहाँ पर आकर के वो बता रहा है कि यस मैंने ये किया, मैंने वो किया।
अगर आपको ये करना है, सिलेक्ट होना है, बात करनी है और आपको भी यहाँ पर खड़े होकर के लोगों को बताना है कि कैसे करना है, सो प्लीज अपने आप पर पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए और पूरी तरीके से फोकस रखिए। चीजें बहुत आएंगी जो आपको बार बार डिविएट करेगी, बार बार आपसे कहेंगी थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़ा मजे कर लो। सिलेक्शन होने के बाद लोग अक्सर कहते हैं यार बड़ा लकी है, नहीं, ये बड़ा मेहनती है। जब तुम डीजे में नाच रहे थे ये कान में रुई डाल करके पड़ रहा, जब तुम घर में होली मनाने, दिवाली मनाने गए थे चुपचाप बैठ करके पड़ रहा। वो ज्यादा लकी नहीं, वो ज्यादा मेहनती। तो जीवन तुम्हारा है, करियर तुम्हारा है, बनाना है तो बना लो, नहीं तो डीजे में नाच नाच करके गवा दो। असली में तुम लोग नाच भी कैसे सकते हो 4 घंटे, जबकि तुम्हारा अचीवमेंट 0 है। नाचने में तो तब मजा आता है जब आपका अचीवमेंट हो। 2-3 तरीके के डांस में जानता हूँ। बारात डांस, बारात में लोग क्यों नाचते हैं? क्योंकि मालूम है मेरी तो हालत खराब थी, अब इसका भी कटेगा। तो लोग उसके दुख में सुखी ले रहे हैं, नाचो बेटा नाचो, फंसेगा ही, कोई मतलब नहीं। लोग खाना खाने आए, खाना खा क्या बना है, पनीर कहाँ बना, बस खाया पिया निकल गया। उसके बाद शादी का तुम सही से रह पाए, गए कहाँ गए, किसी को कोई मतलब। बोले नाच ले, थोड़ा भूख और लग जाएगी तो ज्यादा पनीर चला जाएगा। एक्सरसाइज सो नाचना वाचना नहीं, अभी अपने आप को ऐसे रखना है कि अपनी एनर्जी को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। और कल जो लोग या आज जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ने का तरीका यही है कि जब वो टाइम वेस्ट करें आप पढ़ाई करो। बोले ऐसी जिंदगी क्या करोगे, है ना, एंजॉय भी नहीं। एक्चुअली ऐसी जिंदगी ही है, ये शाप है जो आपको मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, कि आपको लोग बहुत सराहेंगे और आप कहोगे हालत खराब है यार। बोले क्या यार तुम्हारी हालत कैसे खराब हो सकती, तुम तो डॉक्टर बन गए। तुम बोलो भैया ऐसा डॉक्टर बनाया है कि कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी बर्बाद हो गई। सफेद कोट की तरह जिंदगी एकदम सफेद हो चुकी। एक राजा ने पूरे शहर को सजाया, भयानक ईद का माहौल था, पूरे शहर को सजा दिया। शाम भी एकदम लाइटें, रात को भी लाइटें लगा दी, खूब बढ़िया जगमग, झरने वरने सब लगवा दिए। और मंत्री के हाथ में एक कटोरा दिया और उसमें तेल भर दिया लबालब, और पीछे से एक तलवार लेकर सिपाही चला और मंत्री से बोला कि भाई साहब एक बूंद छलकी, ये जो सिपाही चल रहा तुम्हारी गर्दन काट देगा। और इसे बोला इसको पूरे शहर का भ्रमण कराओ। अब मंत्री का कंसंट्रेशन कहाँ है कि बूंद गिरी, गर्दन, और पूरा शहर सजा है। अब मंत्री के मन में है कि शहर की सजावट देख लें, और सजावट देखते हैं तो, और ये गया तो बिल्कुल ऐसी हालत है डॉक्टर की। पूरी जिंदगी में रंगीनियां, क्योंकि तुम डॉक्टर बन चुके हो। और अगर तुमने डॉक्टरी को छोड़ करके इधर उधर देखा, तो डॉक्टर नहीं बनोगे, टीचर भले बन जाओ। आई एम द कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द फेल्योर। हर टीचर अपनी पढ़ाई करता है ना, मैं बता रहा हूं, मैं फेल्योर आदमी देखना है मेरे को देखो। मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80% स्टूडेंट कुछ न्यूरो सर्जन है, कुछ कार्डियक सर्जन है, कुछ पीडियाट्रिशियन हो चुके हैं, कुछ मेडिसिन कर चुके हैं। मेरा ज्ञान कक्षा 12 का है। मैं जब सेलेक्ट हुआ था तो मुझे कक्षा 12 तक की बायोलॉजी आती थी, और मैं आज भी क्या पढ़ा रहा हूं, कक्षा नहीं कक्षा, बोलो कक्षा नहीं कक्षा। कक्षा सिखाया गया है, परवरिश है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाकर कुछ झंडे गाड़ने वाले हो तो लौट के फिर पढ़ाओगे और कुछ नहीं करोगे। और हमने इसको सीरियस ले लिया था कि बड़ा मौज करेंगे, मौज करते करते पढ़ा रहे थे। डॉक्टर का मतलब है जाके, कई बार बच्चों ने शुरुआत में मुझसे पूछा सर ये बताओ एमबीबीएस हो कि नहीं हो, तो हमने कहा नहीं है। तो बोले एमबीबीएस करके यहाँ क्या कर रहे हो? योर क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन, यहाँ क्या कर रहे हो?
पीजी नहीं हो पाया। पीजी क्यों नहीं हो पाया? कुछ कांस्टेंट बदतमीजियां की। वो बदतमीजियां क्या है? रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक नाचा आपने, पढ़ाई छोड़ के। सैटरडे नाइट नाचा, 15-15 दिन भाग गया हूं कॉलेज छोड़कर। अटेंडेंस मेरे मेडिकल कॉलेज में 23% थी और प्रिंसिपल ने बुलाया कि ये बुलाओ कौन लड़का है जो पूरे साल केवल 23% है। टोटल 100 क्लासेस में 23 क्लासेस मैंने की थी और इससे मैं अपने आप को हीरो समझता था। देखा, बोले सुनील भाई को बुलाओ, कहीं लड़ाई हुई है। तो अपन को भी चाहे सीकिया पहलवान थे, लेकिन ये था कि अपन को बुलाया जाता लड़ाई में। तो बोले सुनील वहां लड़ाई हुई, तो मैं देखता नहीं था कौन है, बस गया और फिर बोला इसको नहीं मारना था, ये तो अपना आदमी है, इसको मारना था, फिर उसको भी दिया। और इससे क्या हुआ? सुनील भाई बड़े खतरनाक है। सुनील भाई को जब गुस्सा आता है तो देखते नहीं, जबकि अंदर डर लग रहा है कि किसी दिन अकेले में इसने पकड़ा, चूरन बनाएगा। हर गुंडा जितना डरपोक होता है उस गुंडे से पूछना, कभी किसी भी गुंडे से पूछना तुमको डर लगता है कि नहीं, वो बोलेगा डर नहीं लगता, लेकिन उसको मालूम है उसने 10 दुश्मनियां ली हैं, किसी ना किसी दिन उसको डर लगेगा। और ये सब करके मैंने देखा आप चैन की नींद सोते नहीं हो। मार खाओ तब भी चैन नहीं आएगा और मार के आओ तब भी चैन नहीं आएगा। तो सिंपल जिंदगी क्या है? गो अननोन कम अननोन, चुपचाप जाओ चुपचाप आओ। और ये जिंदगी इतनी सुंदर है, जब से मैंने ये सीखा तब से मैंने बदतमीजियां बंद कर दी। चुपचाप आता हूं, पढ़ाता हूं, चला जाता हूं। जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है किस में निकालता हूं? और तुम में से किसी ने एक दिन पकड़ लिया, बस बहुत हो गया, उसी दिन से सुधर जाऊंगा। ऐसा करोगे? कई रात करेंगे सर पे करना देना, पहले कचर के मारेंगे उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अल्टीमेटली हर गुंडे को अपना एक सूडो ईगो बनाना होता है कि आज चाहे मर जाएं। सरताज कह रहा सर हमारी कहानी कैसे जानते हो आप? है बताया करो लोगों को, भाइयों को, कि इसमें कुछ नहीं रखा, जैसे मैंने बताना चालू किया है, इसमें कुछ नहीं। अंततः आपका लाइफ, आपका करियर, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काश कि मैं साइंस के साथ मोरल साइंस आपको सिखा पाता और उसकी क्लासेस का क्वेश्चन पूछता। कल क्या सिखाया था बता रहा हूं। क्या तुम लोगों को 0.1% भी फर्क पड़ता है? इनफेक्ट पड़ता है, क्योंकि तुम कभी कभी सोचते हो बक रहा, बकने तो कोई मतलब नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस है बेटा, वो मत करना जो करके मैं हाथ जला बैठा। मत कर। जब तक करियर बन ना जाए तब तक अपने आप की लाइफ को डिस्टर्ब मत करना। और करियर बनने का मतलब है एमबीबीएस में एंट्रेंस पास करना कि बेटा पीजी का। जिस दिन पीजी का एंट्रेंस पास कर दिया देन यू आर अ डॉक्टर, बिकॉज एमबीबीएस इज द इलिटरेट अमंग द डॉक्टर। डॉक्टर के बीच में अशिक्षित माना जाता है, एमबीबीएस को डॉक्टर के बीच में अशिक्षित मानते हैं। तो जर्नी बड़ी लंबी है। एमबीबीएस करने के बाद 5.5 साल तक फिर तैयारी चलनी है और 5.5 साल तैयारी करने के बाद फिर आपको पीजी में सेलेक्ट होना है। और फिर जिस दिन तुम जनरल सर्जन, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन और इस तरीके की ऑर्थोपेडिशियन, इस तरीके की डिग्री उठाते हो, उस दिन मैं कहता हूं कि बस अब अपना बच्चा बिगड़ नहीं सकता। सर अभी इतना और पढ़ना पड़ेगा। यस, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंजॉय कैसे करते हैं। अचानक तुमको फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग लग रहा, एंजॉय करो बायोलॉजी पढ़ के। बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गए, केमिस्ट्री पढ़ो, एंजॉय करो। तो एंजॉय करने के तरीके नाचने में नहीं है, पढ़ने। कितना भाषण दे दिया तुमको, अब भी नाचोगे? नाचे, नाचो नाचो। बताओ एम्बिशन इज
अगर ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस की स्पॉन्टेनियस, ये भी अपने आप ही होता होगा, अपने आप ही ये प्रोसेस होता होगा स्पॉन्टेनियस। और इसमें भी वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता हो। यहां पर भी वाटर ही मूव कर रहा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन है। लेकिन भाइयों बहनों, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। यानी इम्बिबिशन एक डिफ्यूजन है, लेकिन ये डिफ्यूजन सरफेस पे होता है। किस पर? बॉडी के अंदर होता है, सरफेस पे। तो इम्बिबिशन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन बट इट हैपन अपॉन सरफेस। और यहां पर एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के एडजॉर्प्शन। कई बार तुम लोग को पढ़ाया गया होगा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस। एब्जॉर्प्शन इज इंटरनल फिनोमेना, एडजॉर्प्शन इज सरफेस। और याद रखना, नॉट ऑल टाइप ऑफ सरफेस involved in imbibition. The surface required for imbibition is colloidal surface. कैसी surface? तो हर प्रकार की surface में imbibition होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कैसी surface होगा? 3 पॉइंट मैंने पीले ढंग से लिखे, बोलो। imbibition कैसा फिनोमेना? तो ये बताओ, बॉडी के अंदर होगा कि सरफेस पे? किसी भी सरफेस पे कि कोलाइडल? हाँ, कोलाइडल। और कोलाइडल सरफेस पे एब्जॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन। तो पहले नॉर्मल सरफेस और कोलाइडल सरफेस में डिफरेंस आना चाहिए। कोलाइडल सरफेस जनरली चार्ज सरफेस है। याद रखना, ये जनरली चार्ज सरफेस होती है। ऐसी सरफेस होती हैं जिनमें चार्ज आयोनाइजेशन की वजह से फैलता है। बेटा बातें मत करो, याद रखना। ज्यादातर, नॉट ऑल, लेकिन ज्यादातर जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ज्यादातर कोलाइडल सरफेस, दीज आर निगेटिव सरफेस। कैसी सरफेस है? निगेटिव सरफेस। इनमें नेट चार्ज निगेटिव होता है। और ज्यादातर कोलाइडल सरफेस दे आर मेड अप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल लाइक पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड की जो भी सरफेस होगी वो कोलाइडल सरफेस होगी। ज्यादातर प्रोटीन की जो सरफेस होगी वो कोलाइडल सरफेस होगी। लिपिड की जो सरफेस होगी वो कोलाइडल सरफेस होगी। याद रखना, दीज आर मैक्रोमॉलिक्यूल। मैंने आपको पढ़ाए थे बायोमॉलिक्यूल में 2 प्रकार के मॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रो। तो बताओ, सरफेस कोलाइडल कौन बनाएगा? मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसे सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? और सेलुलोज की सरफेस नॉर्मल सरफेस की कोलाइडल। सेलुलोज पाया जाता है सेल वॉल में। किसमें? और यही सेल वॉल एक दिन बनती है लकड़ी, वुड। क्या बनती है? वुड। तो बताओ, वुड में पानी एब्जॉर्ब होगा कि एडजॉर्ब? तो वुड की सरफेस में वाटर का जो एडजॉर्प्शन होगा, वुड की सरफेस में वाटर का जो एडजॉर्प्शन होगा वो नॉर्मल सरफेस की कोलाइडल सरफेस। वुड की सरफेस नॉर्मल सरफेस की कोलाइडल, क्योंकि वुड की सरफेस में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। और सेलुलोज की सरफेस पॉजिटिव की नेगेटिव। अब सुनो, किसी भी नेगेटिव सरफेस को देखकर वाटर बहुत अट्रैक्ट होता है, बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। उसमें O- और H+, 2 H+ सेंटर होते हैं और एक नेगेटिव सेंटर होता है। तो जब भी कोई कोलाइडल सरफेस आएगी, उस कोलाइडल सरफेस को देखकर वाटर उसमें अपने H+ मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब की एडजॉर्ब। व्हाई? बिकॉज इट इज नेगेटिव और इट इज। और इस तरीके से वाटर सरफेस में जुड़ने लगेगा, और अगर जुड़ने लगेगा तो एब्जॉर्ब की एडजॉर्ब, और एडजॉर्ब होने लगेगा तो बताओ सरफेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इम्बिबिशन में वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा?
और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेशर भी बढ़ेगा। और याद रखना, चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जब ये आपस में अटैच होंगे तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो जिस सरफेस में इम्बिबिशन चल रहा होगा उसका टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? इतनी सारी चीजें पढ़ाने के बावजूद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं कि मैंने इम्बिबिशन पढ़ाया। क्यों? क्योंकि फीलिंग नाम में कुछ है ही नहीं। मेरे गुरुदेव अगर ये बात सुनते तो मुझे बहुत डांटते, कहते ऐसे इम्बिबिशन कौन पढ़ाता है सुनील, सिंपल बात पढ़ाया करो बच्चों को। तो हमने कहा क्या? कहते हैं कि दरवाजे बरसात में फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो बोलते दरवाजे बरसात में फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, प्रोसेस का नाम है इम्बिबिशन। आज मैं इम्बिबिशन की सारी कहानी इस दरवाजे से सुनना चाहता हूँ। सुनो, दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए, प्लास्टिक का और लोहे का नहीं। क्यों? क्योंकि लकड़ी के दरवाजे में क्या होगी? सेल। क्योंकि उसमें क्या होगी? वुड में क्या होगी? सेल, और सेल वाल में सेलुलोज। इसका मतलब लकड़ी के दरवाजे में क्या प्रेजेंट है? और सेलुलोज एक कैसी सरफेस है? और कोलाइडल सरफेस को देखकर वाटर अट्रैक्ट होगा तो एब्जॉर्ब होगा कि एब्जॉर्ब। शुरुआत में जब इम्बिबिशन चालू होगा, दरवाजा छुओगे, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गर्म होगा शुरुआत में, क्योंकि फिर तो भीग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब गर्म होगा, इसका मतलब ये दरवाजा जो होगा इसका वॉल्यूम बढ़ने लगे और प्रेशर भी बढ़ने लगे। जो दरवाजा आराम से बंद हो रहा था वो बंद होगा कि नहीं? इसीलिए लोग कहते हैं कि वॉशरूम के दरवाजे, बाथरूम के दरवाजे लकड़ी के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वॉशरूम में है पानी और लकड़ी में पानी पड़ेगा तो लकड़ी फूल जाएगी। दरवाजा जब तुमने बनवाया था तो सही फिट हो रहा था, लेकिन नहाने की वजह से पानी उस दरवाजे में पड़ा और दरवाजे में क्या हो गया? इम्बिबिशन। क्या बढ़ गया? दरवाजा अब बंद होगा कि नहीं? इसीलिए ज्यादातर वॉशरूम के दरवाजे अगर लकड़ी के हों तो वो बंद, फिर उन्हें पकड़ के बैठना पड़ता है या फिर कांस्टेंट गाना गाते रहना पड़ता है ताकि बाहर वाले को मालूम हो अंदर का दृश्य खतरनाक है। कुछ लोग खांसते रहते हैं। हम लोगों को एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में जो अटैच बाथरूम नहीं होते, कॉमन बाथरूम होते, और कॉमन बाथरूम पुराने समय के बने, लकड़ी के बने, और मेडिकल कॉलेज में किसी ने उन दरवाजों को ठीक नहीं कराया। अब होता क्या है कि बंदा आराम से सुबह सुबह उठा है और अपना गाना गाने में लगा है, अचानक किसी ने बोला और वो बेहोश। इतनी बदबू, क्या खाते हो? आई एम सॉरी, ऐसा मेडिकल कॉलेज में होता है। तो आप लोग इससे बचने के लिए अपने लकड़ी के दरवाजे लगाएं कि प्लास्टिक के? क्योंकि प्लास्टिक के दरवाजों पर पानी पड़ेगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस कोलाइडल नहीं। तो इम्बिबिशन हर सरफेस में होगा कि कोलाइडल? आप जरा पढ़ो इम्बिबिशन। इट इज अ एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। डेफिनेशन बनानी है आपको। इट इज अ of water molecule, adsorption of water molecule upon colloidal surface, and it will cause increase in volume, increase in temperature of that surface in which this imbibition is going to take place. नहीं समझ में आया? तो बताओ बेटा, मेरे को बताओ इम्बिबिशन क्या है? बातें बंद कर, सुन, दिखाई पड़ता है यहाँ से कि तू बात कर रहा। व्हाट इज इम्बिबिशन? क्या ये एक एब्जॉर्प्शन है कि एडजॉर्प्शन? और ये कराना पड़ेगा कि अपने आप? बताओ, ये एक टाइप का डिफ्यूजन है? यस सर। तो क्या हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगा? यस। तो बताओ, जिस लकड़ी में सूखापन ज्यादा होगा उस पर डिफ्यूजन इम्बिबिशन स्लो की फास्ट, और जो लकड़ी पहले से ही भीगी होगी उसमें होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन, अगर लकड़ी बहुत गीली है तो पानी और लकड़ी ऑलमोस्ट एक ही जैसे पोटेंशियल पे है, तो हाइयर वाटर पोटेंशियल और लोअर नहीं। पर अगर लकड़ी सूखी है तो इसका वाटर पोटेंशियल बहुत कम,
ज्यादा। तो बताओ इस लकड़ी में इम्बिबिशन होगा क्या? कहते हैं सर इस इम्बिबिशन को देखना है तो कभी सीड को देखिए, चने के सीड देखे आपने? और जैसे ही तुमने चने के सीड को रात में पानी में डाला, सुबह फूल कर कुप्पा हो जाता है। यस, इसे बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलते हो? स्प्राउट नहीं है, इट इज अ इम्बिबिशन। फिर से बोलो, क्यों? क्योंकि चने में है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन चने में। और प्रोटीन की सरफेस कोलाइडल सरफेस, और कोलाइडल सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो चने का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? गेहूं में भी स्टार्च है, स्टार्च इज। राइस में भी स्टार्च है, स्टार्च इज। इनको तुम पानी में डालोगे तो नॉर्मल सरफेस की कोलाइडल। सर जी पत्थर में पानी डालने पर एडजॉर्प्शन होगा कि नहीं? तो भैया आप लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो रट्टा मारते मारते तो जिंदगी गुजर ही जानी। बताओ इम्बिबिशन इज अ टाइप ऑफ, कहां से कहां? फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो सूखी लकड़ी में भी गीली लकड़ी इम्बिबिशन ज्यादा होगा। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनना चाहिए हाई वाटर पोटेंशियल से एनी सरफेस, कोलाइडल सरफेस, एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन। तीन चीजें बढ़ेंगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर, और सरफेस फूलने लगेगी। और लकड़ी के दरवाजे का बरसात में फूल जाना, ये किसका कारण है? अगर इम्बिबिशन ना होता तो सीड का जर्मिनेशन होता? नहीं होता। जरा ध्यान से सुनिएगा, इम्बिबिशन का फायदा प्री हिस्टोरिक मैन ने बहुत निकाला, आदि मानव ने बड़ा फायदा निकाला। उनको नहीं मालूम था कि इस काम को सुनील सर एक दिन पढ़ाएंगे। आदि मानव क्या करते थे? पत्थर को तोड़ने के लिए एक तरीका अपनाते थे। पहले पत्थर में एक दरार पैदा करते थे, छोटी मोटी दरार पैदा करते। पत्थर टूटता नहीं था दरार से, दरार पैदा की जा सकती, बड़ा पत्थर है। अब इस दरार में हम ही पागल है, इस दरार में वो लकड़ी का लट्ठा ठोक देते थे, सूखी लकड़ी का लट्ठा ठोक देते थे। वो जितनी दूर तक ये लकड़ी का लट्ठा जा सकता है उसको इसमें ठोक देते थे। और ये लकड़ी का लट्ठा वो सूखी लकड़ी का लट्ठा हुआ करता था, ठोक दिया। और उन्होंने ठोक दिया ताकि जितनी दूर तक इस दरार में घुस सकता है घुसे। और फिर इसके बाद वो इसमें डालते थे वाटर। वाटर दोनों जगह पड़ता था, पत्थर में भी लकड़ी में भी, लेकिन पत्थर की सरफेस कोलाइडल। तो बताओ ये इम्बिबिशन करेगी कि नहीं करेगी? और बताओ लकड़ी क्या करेगी? इम्बिबिशन, वॉल्यूम, प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से क्रैक छोटा हो गया और बड़ा। क्रैक थोड़ा और बड़ा होता था, इस लकड़ी को यहीं लगा रहने देते थे, हटाते नहीं थे, और लकड़ी को सूखने देते थे। 10 दिन तक सूख गई, फिर इस लकड़ी को और ठोक देते थे, ये और अंदर तक गई, अब फिर से सूख गई, फिर से पानी डाला, लकड़ी ने फिर क्या किया? इम्बिबिशन, फिर से क्या बना? वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा। एक दिन करते करते इस लकड़ी के लट्ठे को ठोकते जाते थे। बताओ ये बचेगा कि टूट जाएगा? यकीन मानिए ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, घर जाके पढ़ना कि प्री हिस्टोरिक में बड़े बड़े स्टोन को तोड़ने के लिए कौन से प्रोसेस को अपनाता था? इम्बिबिशन। और इम्बिबिशन में एक बात है बेटा कि 3 बात। पहली बात, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखना इम्बिबिशन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और वो चीजें मैं आपकी एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, क्योंकि घर जाकर के ये लाइनें आपको समझ में नहीं आती और आप लौट कराते हैं, और जब आप लौट कराते तो मुझे लगता है मुझे क्लास में ही पढ़ देनी चाहिए थी। इम्बिबिशन का आखिरी पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, दैट इज इन पेज नंबर 183। इम्बिबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन। मैंने पहले बोला था इम्बिबिशन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वाटर मूवमेंट कहां से कहां होगा? हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो। तो बताओ गीली से गीली सरफेस पर कि सूखी? गीली से सूखी? गीली से सूखी। ओके, आगे देखना।
The seed and other materials such have almost no water, hence they absorb water easily. बुक ने क्या लिखा है? Absorb. आप क्या लिखोगे? Adsorb. क्योंकि absorption upon surface it is known as adsorption. आगे सुनो. Water potential gradient between the absorbent and liquid imbibe is essential for imbibition. इस लाइन का मतलब समझो. जो भी सरफेस वाटर को इम्बाइब करना चाहती है, इम्बिबिशन करना चाहती है, उस सरफेस में और वाटर में एक ग्रेडियंट होना चाहिए. मतलब अगर दोनों जगह गीलापन है तो इम्बिबिशन होगा. तो लिखते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइब इज इसेंशियल फॉर इम्बिबिशन. यानी इन दोनों के बीच में ग्रेडियंट होना चाहिए. इसका मतलब एक सरफेस होनी चाहिए सूखी और दूसरी गीली. ऐसा नहीं हुआ तो इम्बिबिशन. दूसरा रिक्वायरमेंट, इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, कोई भी सरफेस अगर किसी भी लिक्विड को इम्बाइब करना चाहती है, देन affinity between the adsorbent and liquid is also prerequisite. इसका मतलब है अगर कोई भी सरफेस किसी भी लिक्विड को इम्बाइब करना चाहती है तो उस लिक्विड और उस सरफेस में एफिनिटी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? और एफिनिटी तभी आएगी जब सरफेस हो नेगेटिव, कैसी, और ये कैसा हो, पॉजिटिव. तो एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन. तो दो बातें चाहिए, एक तो चाहिए ग्रेडियंट और दूसरा एफिनिटी. और इसीलिए बोलता हूं कि पत्थर की सरफेस में पानी नहीं है, इधर देखो, और यहां पानी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी इम्बिबिशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रेडियंट नहीं है. ग्रेडियंट है लेकिन एफिनिटी नहीं है. क्योंकि ये सरफेस कैसी है? कोलाइडल की नॉन कोलाइडल. नहीं सुना ना तुमने? नहीं सुना ना? छक गए. पत्थर की सरफेस और वाटर में ग्रेडियंट है. यहां पानी नहीं है, ये सूखी सरफेस है, ड्राई सरफेस है, और ये वाटर है. तो यहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा, यहां वाटर पोटेंशियल कम. तो ग्रेडियंट तो है लेकिन एफिनिटी. इसका मतलब पानी को ये लाइक करती है कि नहीं करती? नहीं करती. तो बताओ इम्बिबिशन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं लाइक करती? क्योंकि ये सरफेस कोलाइडल है कि नॉर्मल. अब लकड़ी की सरफेस सूखी है और पानी गीला, इनके बीच में भी ग्रेडियंट है, लेकिन और क्या है? एफिनिटी. तो बताओ इम्बिबिशन के लिए एक चीज रिक्वायर है, दो. पहली चीज ग्रेडियंट, दूसरा एफिनिटी. और एफिनिटी नॉर्मल सरफेस में है कि कोलाइडल? तो एफिनिटी ज्यादा. अगर एफिनिटी ज्यादा तो इम्बिबिशन भी ज्यादा. तो जितनी ज्यादा एफिनिटी, पानी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा. याद रखना, सबसे बढ़िया इम्बिबिशन प्रोटीन में होता है. प्रोटीन अगर कहीं पर है तो सबसे ज्यादा पानी इम्बाइब करेंगे. प्रोटीन के बाद स्टार्च में होता है, स्टार्च के बाद जेल और जेलीज में होता है, और इनके बाद सेलुलोज में होता है. तो आप मुझे बताइए, अगर कहीं पर प्रोटीन की सरफेस है तो बताओ इम्बिबिशन कम की ज्यादा है? और इस चीज को ध्यान सुनना, ग्राम सीड, चने का सीड, इस क्वेश्चन को पूछा गया है इसलिए ध्यान से सुनना. चने के सीड में जो स्टोरेज मटेरियल है वो है प्रोटीन. प्रोटीन, लेकिन इसका जो सीड कोट है वो है सेलुलोज का. वो है सेलुलोज का. अब बताओ, अब मैं इसमें पानी डालूं तो बताइए सीड कोट पानी एब्जॉर्ब करेगा? यस, क्योंकि कोलाइडल सरफेस है. क्या प्रोटीन भी वाटर एब्जॉर्ब करेगी? यस, क्योंकि ये भी कैसे सरफेस है? कोलाइडल. ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा? कम कौन? तो किसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा? प्रोटीन. और सेलुलोज का वॉल्यूम कम. तो बताओ शर्ट बढ़ेगी कम, तोंद ज्यादा, शर्ट बची की फट गई. तो बताओ सीड कोट बचा की फट गया. और अगर ये ना फटता तो बताओ अंकुरण निकलता कि नहीं? तो बोलो इम्बिबिशन ना होता तो बताओ सीडलिंग बनता कि नहीं बनता? और यही बात है कि सीडलिंग बनने के लिए ईश्वर ने कितना बढ़िया काम किया. कोट दिया किसका?
और अंदर क्या दिया, प्रोटीन। प्रोटीन का इनहिबिशन ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा। कम तो वो वॉल्यूम ज्यादा, तो बाहर का वॉल्यूम बड़ा, कम अंदर का वॉल्यूम ज्यादा। शर्ट रह गई छोटी, पेट बड़ा, बटन बच्ची की टूट गई। नहीं आया? इस तरीके से इनहिबिशन है। तो याद रखना, प्रोटीन का इनहिबिशन सबसे ज्यादा, स्टार्च का इनहिबिशन उससे कम, जेल का उससे कम, सेलुलोज का उससे कम। अपनी कोचिंग के सामने किसी कोचिंग का नाम लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरे मुंह से कई बार निकल जाता है। कई कोचिंग्स अपने मॉड्यूल में अगार अगार को दुनिया का बेस्ट इनहिबिशन सब्सटेंस मानती है। अगार अगार याद रखना, अगार अगार एक जेल है, वो बेटा उस हिसाब से सबसे कम होना चाहिए, लेकिन मतलब कम से कम प्रोटीन से कम होना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर तुमसे भी पूछा जाए तो बोल देना वैसे तो ट्रेंड है सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर लेकिन अगर 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 दिया हो तो बोलना बेस्ट इनहिबिशन इज परफॉर्म बाय। अदरवाइज नॉर्मल जेल होता तो उसकी वैल्यू कम होती, लेकिन अगर अगर इज अ स्पेशल जेल जिसमें इनहिबिशन की क्वालिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें वाटर के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा। अब बताओ, इनहिबिशन करने के लिए दो मेन चीजें जो रिक्वायर होती हैं, याद है? एक कौन? एक तो होना चाहिए ग्रेडियंट और दूसरा एफिनिटी। और एफिनिटी किसी भी सरफेस पे की कोलाइडल है, तो कोलाइडल प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा इनहिबिशन उतना ज्यादा। सबसे बढ़िया प्रोटीन, फिर स्टार्च, फिर सेल। अब देखो, मैंने पढ़ा दिया, पर पूछते वक्त तुमको कितना आएगा पता चल जाएगा। इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ, क्या टाइप ऑफ डिफ्यूजन है? इसमें सॉल्वेंट या फिर वाटर मूव करता है गीली सरफेस से सूखी की तरफ, कि सूखी से गीली? गीली से सूखी। दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, and it is an internal phenomena की surface, it is absorption or adsorption, any surface की collider। क्या definition बना पाओगे बिना देखे? it is a adsorption of water molecule upon colloidal surface। पक्का? it require two things, one is gradient and other one is affinity। यानी सरफेस और लिक्विड के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब सॉल्वेंट हो पोलर और बेटा सरफेस भी हो पोलर। इसका मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक। बताइए, क्या हमारी कोलाइडल सरफेस ज्यादातर निगेटिव होती हैं और वाटर में क्या पॉजिटिव सेंटर होते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं एड्सॉर्ब। कितनी चीजें बदलती हैं? वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, हीट प्रोड्यूस होती है, यस और नो? अब बताओ, इनहिबिशन करते वक्त क्या प्री हिस्टोरिक मैन ने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा है? और आज मैंने तुम्हें बताया वो दो लाइनें जो मैंने पढ़ी हैं, दो चीजें जरूरी हैं। पहला, इसको समझाओ कि बंद कर दे। तीसरी बार किया तुमने, 2 बार मैंने इग्नोर किया, फिर कहते हो टीचर गलत। खोपड़ी में बैठे हो, बार बार मोबाइल देख करके तुम उसमें मैसेज कर रहे हो कुछ। 2 बार मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ो, जाना दो। हद है यार, कुछ भी बोल दो, कुछ भी समझा दो। खुद ही कूदने पड़े हो आग में, कौन बचाएगा तुम्हें? कोई नहीं बचाएगा। बताइए, एफिनिटी की बेसिस पर हमारे पास 4 सीक्वेंस हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर स्टार, फिर जेल, फिर तो सबसे ज्यादा इनहिबिशन कौन? प्रोटीन। और इसका बढ़िया नमूना है सीड ऑफ ग्राम। ग्राम मतलब चना। चने के सीड में बाहर क्या है? सेलुलोज, अंदर प्रोटीन। पानी डाला, सीड कोट बचा कि फट गया? क्योंकि सीड कोट उतना नहीं बढ़ा जितना प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का इनहिबिशन कम की जा रहा है। और अगर बेटा इतनी सीक्वेंस में, क्योंकि ये दिस वाज अ सीक्वेंस गिवन इन एमपी कौशिक बुक, हम लोग एमपी कौशिक पढ़ते थे, लेकिन कुछ दिनों से मॉड्यूल में अक्सर क्वेश्चन आ रहा है कि दुनिया का बेस्ट इनहिबिशन मटेरियल पक्का, लेकिन मुझे किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिला, मॉड्यूल में मिला, इसलिए मैं पढ़ाने लगा। अदरवाइज ट्रेंड इज मोस्ट प्रोटीन, स्टार,
पक्का। एंड इस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया तो हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। And the long distance transport is also known as translocation. और मैंने बोला था यहां पर चीजें अपनी लोकेशन को बदल रही हैं, और मैंने ऐसे ही पढ़ाया था कि हो सकता है पानी जो कि रूट में आया हो वो रूट से आए स्टेम में, स्टेम से आए ब्रांच में, और ब्रांच से आए लीफ। वाटर या फिर मिनरल अपनी लोकेशन को ट्रांस कर रहा है, लोकेशन को ट्रांस कर रहा है मतलब लोकेशन को बदल रहा है। बोलते हैं सर हम कैसे मान लें कि ऐसा होता है? बोले प्रयोग करो। एनसीईआरटी ने प्रयोग किया है, इन्होंने एक ट्विग ली है, ट्विग मतलब होता है ब्रांच, जिसमें व्हाइट फ्लावर है, सफेद फूल है, व्हाइट फ्लावर। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने करके दिखाया। इन्होंने एक ब्रांच ली है जिसमें सफेद फूल है, ये रही वो ब्रांच जिसमें व्हाइट फूल, व्हाइट फ्लावर। इस व्हाइट फ्लावर वाली ब्रांच को इन्होंने एक कलर्ड सॉल्यूशन में डाला है। चलिए मैं कलर्ड सॉल्यूशन ब्लू ले लेता हूं, तुम जो मर्जी है वो ले सकते हो। एक कलर्ड सॉल्यूशन में डाला है, और कोई भी सॉल्यूशन अगर कलर्ड है तो उसका कारण दो ही वजह होता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक कौन? सॉल्यूट, और दूसरा सॉल्वेंट। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर पानी है सॉल्वेंट, दैट इज वाटर इज सॉल्वेंट, लेकिन डाई, डाई का मतलब हो गया रंग, रंग एक मिनरल सॉल्यूट की तरह यहाँ पर मिला हुआ है, नीले कलर का मान लो ये रंग है, और इन्होंने इसे 24 घंटे के लिए रख दिया, 24 आवर के लिए इसे रखे रहे। इन्होंने देखा धीरे धीरे इनके फ्लावर उसी कलर के होने लगे जिस कलर का हमारा सॉल्यूशन था, यानी जो फ्लावर व्हाइट थे दे बिकम कलरफुल। किसी ने पूछा कि ये फ्लावर कलरफुल क्यों हो गए? बहुत आसान जवाब है, वो कलर जो प्रेजेंट था बेटा सॉल्यूशन में, कहां पर? वो इस ब्रांच से होते होते यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, और कलर अगर यहां पहुंच गया तो इनको भी रंग देगा। और कलर क्या है? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी यहां का मटेरियल अपनी पोजीशन यही रखा कि बदल दिया है? इसका मतलब बदल दिया है तो उसने क्या किया है? तो वो कहते हैं कि एक सफेद फूलों की ट्विग को तुमने कलरफुल सॉल्यूशन में रखा और 24 घंटे बाद उसके फूल कलरफुल हो गए। ये बताता है कि कुछ चीजें ऊपर की तरफ चढ़ी हैं और उन्होंने अपनी लोकेशन को बदला है। तो किसी को इच्छा हुई कि आओ पता लगाएं ये मिनरल और ये सॉल्वेंट, ये डाई किन टिश्यूज से गई, क्योंकि जिन टिश्यूज से वो गई होगी वो भी कैसे हो गए होंगे? कलरफुल। इन्होंने ये ट्विग बाहर निकाली और इसका क्रॉस सेक्शन कट किया, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ नीला दिखेगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन कट किया, ये कट कर दिया। कट करने के बाद इन्होंने ट्विग का कटा हुआ क्रॉस सेक्शन देखा, तो जब इन्होंने इसको कट किया तो ये गोल गोल दिखी, और गोल गोल दिखने के बाद इन्हें सेंटर कलरफुल दिखा। इनको दिखा जो सेंटर था इट इज कलरफुल। इसका मतलब चीजें पेरी फेरी से गई हैं कि सेंटर से? इसका मतलब वाटर और मिनरल या फिर डाई इस ट्विग के सेंटर से गई है। किससे गई है? सेंटर। फिर इन्होंने सेंटर के टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखा, इन्हें वहां वेस्कुलर बंडल दिखे। क्या दिखे? और वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के? दो। फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन और बढ़ाया, इन्हें दोनों लोग दिखे, एक कौन? जाइलम और एक कौन? फ्लोएम। इन्होंने देखा जो फ्लोएम था इट वाज कलरलेस। कलरफुल की कलरलेस, इसका मतलब चीजें फ्लोएम से नहीं। इन्होंने देखा जाइलम इज कलरफुल। कैसा है?
इसका मतलब चीजें किससे गई, जाइलम। क्यों गई, क्योंकि ये है क्या, वाटर और मिनरल। तो कलर इज नथिंग बट मिनरल, और मिनरल और वाटर किससे जाते हैं। तो बताओ जाइलम इन्हें कैसा मिला, कलर। तो इन्होंने प्रूव किया यस चीजें ऊपर चढ़ती हैं, ट्रांसलोकेशन होता है, और ट्रांसलोकेशन होने के दौरान स्पेशल टिश्यू चाहिए। नाम बताओ, वेस्कुलर बंडल। और हर बार वेस्कुलर बंडल से जाइलम और फ्लोएम की चीजें सेम जा रही कि अलग अलग। जाइलम से क्या क्या जा रहा है, वाटर एंड मिनरल। फिर से बोलो, और फ्लोएम से क्या जा रहा है, फूड एंड ऑर्गेनिक्स। यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो तुम जान गए हो कि ये चढ़ा, पानी गया। अब इन्होंने कहा कि जाइलम और फ्लोएम से ही पानी क्यों गया, या जाइलम से ही पानी क्यों गया, नॉर्मल पैरेन्काइमा से क्यों नहीं गया। याद करो, अगर तुम्हें एनाटॉमी याद हो तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर सोलो, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर। तो इन्होंने कहा फिर से क्यों नहीं गया, क्योंकि नॉर्मल सरफेस में केवल डिफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस की शॉर्ट डिस्टेंस। बोलते हैं डिफ्यूजन दुनिया का स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस की स्लो प्रोसेस, और ट्रांसलोकेशन एक कैसा प्रोसेस है, फास्ट। तो पानी का तेजी से जगह बदलना, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, स्लो, फास्ट। और डिफ्यूजन कैसा है, स्लो। तो बताओ ट्रांसलोकेशन करने के लिए डिफ्यूजन पे ही अकेले डिपेंड रहना पड़ेगा क्या, नो। केवल डिफ्यूजन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, डिफ्यूजन के अलावा कोई और प्रोसेस करेगा। डिफ्यूजन पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजन को रोका, लेकिन डिफ्यूजन फास्ट है कि स्लो। तो डिफ्यूजन के भरोसे रहते तो ट्रांसलोकेशन होता कि नहीं। बोले क्यों नहीं होता, कितना स्लो प्रोसेस है। बोले इतना स्लो प्रोसेस है कि तुम एज्यूम भी नहीं कर सकते। बोले एक कोशिका जिसकी चौड़ाई 50 माइक्रोमीटर है, कितनी, इनको खड़ा करो, यस, अपने आगे बोले खड़े, उसको मालूम है किसको खड़ा करना। आप बैठ जाओ। हाँ देखा, आदमी जरा सा हिले, मुझे पीछे वाली आंख से दिख जाता है। तुम्हारे दिल में तो होगा कि तुमने क्या किया, नहीं है। अच्छा बताओ, व्हाट इज 50 माइक्रोमीटर। एक कोशिका 50 मीटर की है सर। व्हाट इज माइक्रोमीटर। और तुम इतनी दूर से डर रहे हो हमसे, डरता आदमी कर रहे। अब सुनो, 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और अगर 50 मीटर का एरिया हो तो 50 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 कितना, -12। और अगर वॉल्यूम हो तो सेल इज 2D 1D की 3D। तो अगर मुझे 50 माइक्रोमीटर के वॉल्यूम पे जाना हो तो 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, वॉल्यूम निकालो। 50 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻6 10⁻⁻6। नहीं समझ में आया, XYZ नहीं समझे। ये रही पानी की बूंद, ये 50 माइक्रोमीटर सेल में इधर जाना चाहती है, 50 माइक्रोमीटर इधर जाना चाहती है, 50 माइक्रोमीटर ऊपर जाना चाहती है। ये बताओ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये लेंथ कवर कर रही, एरिया कवर कर रही कि वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ, तो एक सेल जिसकी लंबाई 50 माइक्रोमीटर है तो उसकी लंबाई 50 माइक्रो, अगर मैं क्यूब मान लूं तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो 50 का वॉल्यूम करोगे तो 50 गुणे 50 गुणे 50, बोलो पता नहीं, 125, 18 में 3 घटाओ, हाँ, ये होगा क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर की मीटर, मीटर क्यूब।
इतना मीटर क्यूब चलने के लिए डिफ्यूजन करने में 50 माइक्रोमीटर चलने में 2.5 सेकेंड लगते। कितना? और चलना कितना? 125 × 10⁻⁻15। अब उसका दिमाग खराब हो गया कि काहे गलती की, चुपचाप बैठे थे। ये बात एनसीईआरटी में लिखी, दोबारा सुनो। बोलते हैं एक कोशिका को अगर 1D क्रॉस किया जाए, कैसे? एक डायरेक्शन में क्रॉस किया जाए, और वो कोशिका अगर 50 माइक्रोमीटर की हो तो उसमें टाइम लगता है 2.5 सेकेंड। कितना सेकेंड? और अगर कहीं इस कोशिका को 3D क्रॉस करने गए, 50 माइक्रोमीटर लंबाई में जाओ, चौड़ाई में जाओ, ऊंचाई में जाओ, तो आप लेंथ में जा रहे हो कि वॉल्यूम? और कितना निकला था? 125 × 10⁻⁻15। ये मीटर है। तो बताओ मीटर क्यूब। अब बताओ अगर मैं पूछूं 50 माइक्रोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, बोलो कितना? तो ऐसे पढ़ोगे, चूंकि 50 × 10⁻⁻6 मीटर जाने के लिए कितने सेकेंड? 2.5 सेकेंड। बोलो कितने? इसलिए 1 मीटर जाने के लिए 2.5 × 50 × 10⁻⁻6 ऊपर गया, 2.5 × 10⁻⁻6 प्लस 6/50। और इतना जाने के लिए करो 2.5 × 10⁻⁻6 × 125 मीटर बनाओ इसको भी। मीटर आओगे तो ये मीटर है, सेंटीमीटर की मीटर। हाँ, कुछ कैलकुलेशन में मुझसे गड़बड़ हो रही है। सही है, यही है, निकाल पाओगे? हमने गलती कर दी। जब कभी गलती हो जाए तुरंत पीछे हटो। बताओ, सिंपल कैलकुलेशन पहले निकालो। बचाओ, 50 × 10⁻⁻6 मीटर जाने के लिए कितना सेकेंड? 2.5 सेकेंड। तो 1 मीटर जाने के लिए बता पाओगे? 2.5 × 10⁻+ 6/50। ये हो गया 25/500 × 10⁻6। 4 हो गया, 5 हो गया, 5 × 10⁻4। 50,000 सेकेंड एक लाइन पर। तो अगर इस लाइन में 50,000 सेकेंड, तो इस लाइन में भी, और इस लाइन में टोटल कितने सेकेंड? 50,000 + 50,000 + 50 कितने लाख? 1.5 लाख सेकेंड। बोलो कितने? और 1.5 लाख सेकेंड, सही है। 1.5 लाख सेकेंड को आप दिन में बदलो, घंटों में बदलो, दिन मिनट में बदलो, ईयर में बदलो, और पता लगाओ कितने साल लग जाएंगे। यानी 1 मीटर की डिस्टेंस चारों तरफ चलने में सालों लग जाएंगे। और अगर पौधा कई मीटर का है तो आज पानी अगर चढ़ा तो 5 साल बाद यहाँ पहुंचा, तब तक पत्ती बची कि मर गई? सर समझ में नहीं आया तो बताओ, हम लोग डिफ्यूजन पे डिपेंड रहे कि ना रहे? क्यों? डिफ्यूजन इज फास्ट प्रोसेस की स्लो। अच्छा लग रहा खड़े होगा? नहीं बतियाओगे? बैठो, बात नहीं कर रहे? बताओ, हमारे जैसा फुगड़ा आदमी तुमको खड़ा कर दिया, बुरा मान गए? मान जाते तो क्या कर? सॉरी अगर तुम बात नहीं कर रहे। ठीक है, बताओ बताओ, डिफ्यूजन इज फास्ट प्रोसेस स्लो। तो बताओ, हम लोग ट्रांसपोर्ट अगर लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहते हैं तो डिफ्यूजन पर खाली डिपेंड रहेंगे कि नहीं? तो बताओ, अगर मुझे डिपेंड नहीं रहना है तो कोई दूसरा जुगाड़ निकालना पड़ेगा पानी को स्लो चलाने के लिए कि फास्ट? इस फास्ट पानी को चलाने के लिए मेरे पास एक फ्लो है, नाम है मास फ्लो। फिर
फिर से बोलो। तो बताओ, ट्रांसलोकेशन करने के लिए डिफ्यूजन की जरूरत है कि मास फ्लो की? और मास फ्लो के लिए जरूरत है स्पेशल टिश्यूज की। किसकी? एंड दीज टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। बताओ, मास फ्लो पैरेन्काइमा में ज्यादा लगेगा कि नहीं? नहीं। कहाँ लगेगा? जाइलम और फ्लोएम। एंड द मास फ्लो इज द हाइपोथेसिस which is required for short distance की long distance। न मन लग रहा हो तो छोड़ दे। काहे बात कर रहे हो? खड़े हो तुम, खड़े हो, खड़े हो। हाँ, क्या बात चल रही थी? हमसे पूछो बेटा, हम जिंदा है अभी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको डिफ्यूजन करना पड़ेगा कि मास फ्लो? और ये एक स्पेशल फिनोमिना है। और 15 मिनट मुझे तुम्हारे चाहिए, तुम हाँ करो या ना करो, और ध्यान से सुनोगे तो मास फ्लो समझ में आएगा। हाँ, गुनगुनाहट आ रही। इधर देखो, मास फ्लो समझाने के लिए फिर से मैं फिजिक्स का सहारा ले रहा हूं। पेन रख दो। आज केवल समझना है, कल फिर रिवाइज करेंगे और आगे बढ़े। मुझे बताया गया कि किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहती है और यहां बल्ब जल जाता है। तो अगर मैं एक वायर में एक बल्ब बांध के रखा हूं और यहां पर मैंने बटन ऑन कर दी तो ये बल्ब जल जाता है, क्योंकि यहां पर करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? करंट। मुझे बेटा बातें मत करो, बैठना तो है ही नहीं। बैठना, दरवाजा खुला हुआ है, एकदम निकल जाओ, एकदम गुनगुनाहट आवाज नहीं आनी चाहिए। करंट अगर इसमें फ्लो ना हुई तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो बोलते हैं करंट फ्लो होने की वजह से बल्ब जल जाता। तो बोलते हैं करंट कैसे फ्लो करती है? बोलते हैं करंट उधर ही फ्लो करती है, मतलब उसके अपोजिट फ्लो करती है जिधर क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाईं तरफ तो करंट दाईं तरफ। तो मैंने कहा क्या इलेक्ट्रॉन मूवेबल है? बोले हाँ। तो बोले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? तो बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्या? तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रेंज होता है? तो इन्होंने बोला 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से लेकर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका यह मानना है कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, फिर से सुनो, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10⁻³ मीटर चलता है। मैं लोअर वाला लेके चल रहा हूं, मतलब लोअर पावर वाला, माइनस पावर वाला चल रहा हूं। यानी मैं इसको उल्टा बोलूं तो 10⁻³ मीटर चलने के लिए आपको कितना सेकेंड चाहिए? 1 सेकेंड। तो मैं बोलूं 1 मीटर चलने के लिए कितना सेकेंड चाहिए होगा? 1/10⁻³ सेकेंड, एंड दैट विल बी 10⁻³ सेकेंड। इसका मतलब कितने सेकेंड? 1000 सेकेंड। बोलो कितना? तो अगर ये वायर 1 मीटर का है, कितना? तो इलेक्ट्रॉन को कितना चलना पड़ेगा? 1 मीटर। और 1 मीटर चलने के लिए कितना सेकेंड? तो अगर मैं बटन अभी दबाऊं तो 1000 सेकंड के बाद बल्ब को जलना चाहिए। पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि मन में तो भागने का है कि सर भाग जाए। पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूं उधार की जिंदगी। आप सुनो, अब जो मैं पूछूं बताना। ये भी नहीं मालूम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में
10 टू पावर -3 मीटर। इसका मतलब 10 टू पावर -3 मीटर जाने के लिए कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। हाँ, तो बताओ 1 मीटर जाने के लिए 1/10 टू पावर -3 सेकेंड। पावर ऊपर गई, 10 टू पावर 3 सेकेंड। बोलो कितना? 1000 सेकेंड। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर चलना हो तो कितना सेकेंड? 1000 सेकेंड। अब फिर से सुनो क्वेश्चन, शायद पल्ले पड़े। एक स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में मैंने एक प्लग लगाया हुआ है, बटन अभी ऑफ है, ऑन नहीं है। इससे 1 मीटर वायर पर, 1 मीटर वायर की दूरी पर मैंने बल्ब टांगा हुआ है, और किसी ने मुझे बोला कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या फैलेगी? करंट। और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वेलोसिटी कितनी है? 10 टू पावर -3 सेकेंड। कितना? 10 टू पावर -3 सेकेंड। तो मैंने मान बैठा कि अगर मैं अभी बटन दबाऊं और इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर जाना हो, कितना? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो कितना सेकेंड लगेगा? 1000। तो अगर मैं अभी बटन ऑन करूं तो 1000 सेकेंड बाद बल्ब जलना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली होता है? क्या बल्ब तुरंत जलता है? और इसी को सिखाने आया। ध्यान सुनो, पहली गलती हम ये कर रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक मैं एक ही इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर रहा हूं। गलत है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोलो मेरे साथ, जब 3 बार बोलोगे उतना चलेगा। बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ। और बताओ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का कॉलम है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? कॉलम। और एक की मास ऑफ। और हर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? और रैंडम मोशन का नेट वेक्टर होता है 0। देखो, इट इज, मैं कहीं मूव कर रहा हूं? नहीं। कहीं जा रहा हूं? नहीं। पर क्या मेरे अंदर ड्रिफ्टिंग है? यस, आई हैव सम ड्रिफ्टिंग। इनमें तो खैर बाराती मोशन होता है, वो आपकी फिजिक्स है, वो तुम देखना, उतना मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या मेरे अंदर मोशन है? यस। पर मैं कहीं जा, क्योंकि नेट वेक्टर कितना है? 0। तो जब तक बटन ऑफ है तब भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कर रहा है, याद रखना। लेकिन नेट वेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बटन दबाई, वैसे यहां पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होते ही एक एंड हुआ पॉजिटिव। बोलो क्या? और एक एंड निगेटिव। इलेक्ट्रॉन भागे पॉजिटिव की तरफ, सारे के सारे की एक। वाह भाई, क्योंकि जैसे ही मैंने बटन दबाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले मैं बना दूं, वरना कहोगे सर गड़बड़ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने जैसे बटन दबाई, क्या पैदा हुआ? अरे कहां पढ़ते हो? जैसे बटन दबाई क्या पैदा हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। एक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, पॉजिटिव से निगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को फोर्स महसूस हुआ, और जो रैंडम मोशन कर रहे थे उसे रैंडम मिला कि डायरेक्शन, और डायरेक्शन मिलने से एक इलेक्ट्रॉन अलाइन हुआ कि सारे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्टिंग नहीं मिल रही थी, सब, और सबका नेट वेक्टर क्या था? 0। तो सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत अलाइन हुए, नेट वेक्टर हुआ टुवर्ड्स फील्ड की अवे फ्रॉम फील्ड। और एक इलेक्ट्रॉन मूव किया कि सारे? एक के सारे? तो एक नहीं मूव किया, सारे इलेक्ट्रॉन मूव किए, और सारे इलेक्ट्रॉन मूव किए तो इंडिविजुअल मूवमेंट की मास, तो मास मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हिला कि फ्रेम हिला। और फ्रेम कैसे हिला? जैसे ही पोटेंशियल डिवाइड किया वैसे ही फ्रेम हिला, और जैसे ही फ्रेम हिला भयानक करंट हुई। इधर तुमने बटन दबाई नहीं, इधर बल्ब चल गया। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल मूवमेंट हुआ कि मास, इंडिविजुअल मूवमेंट की मास। और मास मूवमेंट की एक खासियत है कि ये फास्ट है। स्लो है कि फास्ट?
और यहाँ एक एक लोग मूव कर रहे हैं कि सारे लोग? ध्यान सुनना, कुछ लोग मास मूवमेंट मुझे ऐसे बताते हैं कि 100 ईंट रखी मैंने, एक ईंट दबाई, इट इज मास मूवमेंट। नो, इट इज वेव। इट इज, ये वेव है। तुमने 10 ईंटें लगातार लंबी खड़ी की, एक ने गिराया, दूसरे को दूसरे ने गिराया, तीसरे को तीसरे ने गिराया, चौथे को। इट इज वेव, इट इज नॉट मास। 100 ईंट खड़ी थी, नेट वेक्टर 0 था, अचानक मूव करी और एक साथ सारी गिरी। इट इज मास। इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन था 0। क्यों? क्योंकि उनका नेट वेलोसिटी जो थी, उसका डायरेक्शन क्या था? नेट 0। जैसे ही फील्ड बनी, आपको एक अलाइनमेंट मिला, और जो ड्रिफ्टिंग नेट थी वो नेट 0 थी, वो नेट 0 रही कि बेटा अलाइन हो गई। और एक की अलाइन की, दूसरे को भी एक साथ, यानी एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे को धक्का दिया। एक साथ सारे लोग अलाइन हुए। तो एक इलेक्ट्रॉन मुड़ा कि फ्रेम, और फ्रेम मुड़ा तो इंडिविजुअल की मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव किया, करंट वैसे ही मूव की। तो जितने जल्दी पोटेंशियल पैदा होगा, मास मूवमेंट उतने जल्दी होगा, और करंट उतने जल्दी होगी। कहते हैं बटन दबाते ही लाइट की स्पीड से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। किसकी स्पीड से? तो लाइट की स्पीड से पोटेंशियल पैदा हुआ, तो मास मूवमेंट भी लाइट की स्पीड से हुआ, तो करंट भी लाइट की स्पीड से हुई, तो बल्ब भी लाइट की स्पीड से चला। तो मास मूवमेंट के लिए हमेशा एक एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे चाहिए भाइयों बहनों, एक एंड हमेशा निगेटिव पोटेंशियल पे चाहिए। ये रूल है फिजिक्स के, कहीं भी लागू होंगे। और बीच में जो बह रहा है उसका कॉलम चाहिए, और कॉलम डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस? डिसकंटीन्यूअस हुआ तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? और आज इसी को तुम प्लांट में देखोगे, तुम्हें लगेगा प्लांट इसको फॉलो करते हैं। यस, प्लांट का एक एंड है रूट। यहां पानी भरा जा रहा है, और पानी भरने की वजह से यहां एक प्रेशर पैदा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की वजह से एक प्रेशर पैदा हो रहा है, रूट प्रेशर। फिर से बोलो। तो बताओ, पानी यहां पर जो एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां पर उसकी वजह से एक प्रेशर पैदा हो रहा है ना, बताओ। और यहां है पत्ती, ध्यान से सुनो, और पत्ती में से पानी निकाला जा रहा है, नाम है ट्रांसपायरेशन। फिर से बोलो। और ट्रांसपायरेशन की वजह से यहाँ एक पुल पैदा हो रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल। और इट इज पॉजिटिव की निगेटिव? एक एंड बीच में है जाइलम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? ध्यान सुनना वरना मरोगे सबके सब। बीच में कौन सा टिश्यू है? जाइलम। और जाइलम के टिश्यू के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कॉन्टिन्यूअस कॉलम की डिसकॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस कॉलम पानी का भरा है। मिड रिब याद आया? वेन याद आई? और वेन याद आई, और बेटा मीजोफिल याद आई? तो पानी यहां तक डिसकॉन्टिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस। रूल फॉलो हो रहा है, एक एंड कॉलम कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल फ्लो की मास। अगर मैंने देखा कि एक एंड पॉजिटिव, एक एंड निगेटिव, वाटर कॉलम, तो जैसे ही मैं यहां एक बूंद डालूंगा, ये बूंद इस पूरे फ्रेम को हिला देगी, वैसे ही एक बूंद यहां से निकल जाएगी। या कि उल्टा भी होगा, जैसे ही यहां से एक बूंद निकाली जाएगी, वैसे ही यहाँ की एक बूंद खिसक जाएगी। वही बूंद होगी? नो, ये बूंद वही नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर पानी का फ्रेम पूरा का पूरा हिलेगा। यस और नो? तो आप डिफ्यूजन से गए कि मास से? तो मास फ्लो कहता है कि मास फ्लो तभी होगा जब वन एंड, दूसरा एंड कॉलम, इंडिविजुअल फ्लो की मास फ्लो। बोलते हैं भैया नदियों का पानी भी मास फ्लो कर रहा, घबराना मत। ये पहाड़ में गंगोत्री है, और ये रहा गंगा सागर वेस्ट बंगाल, यहां से गंगा मैया निकली। याद रखना, यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का निगेटिव। यहां से गंगोत्री से पानी निकला और यहाँ गंगा सागर में गिरा, यही पानी गिरा। एक एंड कॉलम, इंडिविजुअल फ्लो की मास फ्लो। वो और एक कहानी बताते हैं कि तुम बैठे हुए मैगडी में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते भी मास फ्लो लगता है। कैसे?
आपने माउथ में इसे सक किया तो कैसा प्रेशर, निगेटिव। इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव, एक एंड पॉजिटिव, एक एंड निगेटिव, कॉलम कंटिन्यू। तो पानी पीते वक्त डिफ्यूजन से जा रहा है। जब घर जाकर के लाइनें पढ़ोगे ना, तभी थैंक यू बोलोगे मुझे कि बताओ मास फ्लो के लिए रट्टा मारना है, याद रहेगा। एक एंड शुड बी पॉजिटिव, याद रखना। पॉजिटिव नॉट इन कंसंट्रेशन, पॉजिटिव इन प्रेशर, पॉजिटिव इन। जैसे यहां पर था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहां पर है प्रेशर पोटेंशियल। वन एंड शुड बी एट पॉजिटिव प्रेशर, अनदर वन इट शुड बी नेगेटिव प्रेशर। और ये प्रेशर पानी का पॉजिटिव नहीं है, उस जगह का पॉजिटिव। दोनों में अंतर। बेवकूफ हो, कसम से बेवकूफ। ये पॉइंट पॉजिटिव है। यहां ऐसा नहीं कि पानी ज्यादा है तो पानी का पॉजिटिव डिफ्यूजन प्रेशर है ना, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं। ये पॉइंट ही पॉजिटिव है, यहां से जो बह रहा है वो पॉजिटिव है। अब नदी में एक पत्ता बहा जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि पत्ते की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो पत्ते का यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो पत्ता अपने कम प्रेशर पे जा रहा है। नहीं, तुम यहां हजारों पत्ते लगा दो, हजारों, और यहां एक पत्ता रखो तब भी पत्ता इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर का प्रेशर नहीं देखना है, पॉइंट का। क्योंकि नदी के इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा और इस पॉइंट पर कम। तो बोलते हैं कि मास फ्लो में चीजें डिफ्यूजन की तरह नहीं फ्लो करती। डिफ्यूजन में चीजें फ्लो करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर, और मास फ्लो में चीजें पॉइंट ऑफ हाई प्रेशर टू पॉइंट ऑफ लो प्रेशर। नहीं आया? और विथ सेम स्पीड, विथ, इसको सुन के जाओ, घर जाके पढ़ना है। हमसे बोला गया था कि अगर डिफ्यूजन होता तो बताओ जिसका साइज छोटा होता उसका डिफ्यूजन फास्ट और जिसका साइज बड़ा उसका स्लो। लेकिन नदी में बहने वाला चाहे चीज छोटी हो चाहे बड़ी, एक ही स्पीड से। क्योंकि यहां पर चीजों का डिफ्यूजन हो रहा कि मास फ्लो, क्योंकि यहां पर इन चीजों का प्रेशर नहीं देख रहे बल्कि क्या देख रहे हैं, पॉइंट का प्रेशर। सो मास फ्लो इज लाइक डिफ्यूजन। नो, डिफ्यूजन में जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसका प्रेशर डिफरेंस होता है, सब्सटेंस का। कंसंट्रेशन किसका, सब्सटेंस का। और यहां हम सब्सटेंस का कंसंट्रेशन और प्रेशर नहीं, पॉइंट ऑफ हाई प्रेशर टू पॉइंट ऑफ लो। यूं भी हो सकता है कि नदी के पहाड़ पे पानी आज कम हो, बर्फ हो, और यहां पर तालाब में पानी भरा हो, तो मैं कह सकता हूं यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और यहां पर वाटर कंसंट्रेशन लो। तो डिफ्यूजन तो इधर होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट कैसे है, हाई पोटेंशियल पर, और ये लो। तो चीजें अपने आप आएंगी। क्यों? हायर कंसंट्रेशन लो, इट इज हाई प्रेशर डिफरेंस टू लो। तो बताओ चीजें अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करेंगी इसमें, अकॉर्डिंग टू प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर प्रेशर पोटेंशियल। बहुत खतरनाक टॉपिक है, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा पढ़ाऊंगा। जल्दीबाजी में करो तो जल्दी पढ़ा दूंगा, और जब तुम जल्दी पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, तुम गालियां दोगे वहीं पर बैठ के। पर मैं ये भी जानता हूं कि आज कितनी भी समस्या में तुम गुजरो, लेकिन जब तुम्हारा क्वेश्चन निकलता है तो तुम वहां बैठ के कहते हो कुछ भी करता हो लेकिन यार क्वेश्चन निकल जाता है। और इसलिए चीजों को समझने की जिद रखा करो, भागने की नहीं। बताइए मास फ्लो और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? डिफ्यूजन में चीजें अपनी कंसंट्रेशन के अनुसार भागती, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर प्रेशर टू। तो किसका हायर प्रेशर? खुद का, पॉइंट का नहीं, खुद का। लेकिन मास फ्लो में पॉइंट ऑफ हायर प्रेशर टू पॉइंट ऑफ लोअर प्रेशर, और वहां पर डिफ्यूजन की स्पीड घट और बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा तो स्पीड, कंसंट्रेशन कम तो स्पीड। लेकिन मास फ्लो की ब्यूटी है सेम पेस, जो भी आएगा वो पानी की तरह बहेगा।
पानी में तुम बहा के लेके जा रहे हो एक बड़ा सा बांस, एक छोटी सी पत्ती, कौन तेज भागेगा? क्योंकि दोनों के भागने की स्पीड खुद वो तय कर रहा है कि पानी, और पानी कहां से आ रहा? फ्रॉम हाई प्रेशर से लो। घर में जाके जब लाइन मिले कि मास फ्लो में चीजें सेम पेस से जाती हैं तो घबराना मत। और डिफ्यूजन में चीजें दे डिपेंड अपॉन 10 थिंग, याद है? भूल गए? पहला कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर। कौन सा प्रेशर? खुद का प्रेशर, साइज, सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक, सैचुरेशन। मास फ्लो कहता है जो आएगा मूव करेगा। पानी आएगा, पानी उड़ा दूंगा। मिनरल आएगा, मिनरल उड़ा दूंगा। कहां? हाई प्रेशर से लो। और ये रूल बोल के घर जाओ। मास फ्लो के लिए 3 रिक्वायरमेंट, कितनी? अगर ये 3 बार बोल गए तो हमेशा के लिए पड़ जाओगे। एक एंड प्रेशर पर पॉजिटिव प्रेशर, एक जगह पर पॉजिटिव प्रेशर हो चीजों का कि पॉइंट, और एक पॉइंट निगेटिव प्रेशर, और बीच में कॉलम कॉन्टिन्यूअस की डिस्कॉर्ड। स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना मास फ्लो, नदियों का पानी मास फ्लो है। पौधों में पानी ऊपर चढ़ना मास फ्लो। पक्का? आपके सबमर्सिबल पंप में पानी आना मास फ्लो। एक तरफ से मोटर पॉजिटिव प्रेशर लगा रही है और टंकी पर बेटा प्रेशर कैसा है? निगेटिव। ऑल्दो टंकी ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां से तुमने जेट पंप और सबमर्सिबल से प्रेशर कैसा? पॉजिटिव। चीजें अपने आप पॉजिटिव से नहीं आए ना। 15 मिनट तो ज्यादा लिया है। समझ में आया? तो 15 मिनट देने से कितनी चीजें सुधर गई। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। शाम को 6 से 8।